बुद्धिमान मंत्री। मंत्री जी अभी जागे ही थे कि 4 नवयुवक उनके घर पहुंचे और मंत्री जी के दरवाजे पर दस्तक दी। मंत्री जी मन ही मन भुनभुनाए, ना जाने कौन आ गया इतने सवेरे। बिस्तर से उतरकर उन्होंने दरवाजा खोला तो देखा दरवाजे पर 4 अजनबी युवक खड़े हैं। देखने से बदहवास से लग रहे युवकों पर मंत्री जी ने प्रश्नसूचक दृष्टि डाली और पूछा, क्या बात है? चारों युवकों में से एक युवक ने कहा, हमें पंडित जी से मिलना है। मंत्रीवर ने पूछा, पंडित जी मतलब? मंत्री जी, युवक ने कहा। जी हाँ, जी हाँ, मंत्रीवर ने कहा, मैं ही राजा का मंत्री हूँ, कहिए क्या काम है मुझसे? इतना सुनना था कि चारों युवक दंडवत की मुद्रा में आ गए। उसके इस अभिवादन से मंत्री जी ने इतना तो अवश्य भांप लिया कि ये युवक उनसे कोई सहायता लेने आए हैं। उन्होंने युवकों को अपने कमरे में बुला लिया और उन्हें बैठने के लिए कहा। पूछा, यदि मैं स्नान ध्यान से निवृत्त होकर आप लोगों से बात करूं तो? युवकों ने विनम्रता से कहा, जी हाँ पंडित जी, हम लोग प्रतीक्षा कर लेंगे। आप स्नान ध्यान से निवृत्त हो जाइए। थोड़ी देर बाद ही स्नान ध्यान से निवृत्त होकर मंत्री जी ने युवकों से पूछा, बताओ भाई, क्या बात है? कहाँ से आए हो और मुझसे क्या चाहते हो? युवकों ने उन्हें बताया, पंडित जी, हम चारों कवि हैं। हम सबके माता पिता हम लोगों को निखट्टू समझते हैं। हम लोगों ने सुना था कि मिथिला नरेश कवियों का सम्मान करते हैं, इसीलिए हम चारों ने मिलकर एक कविता बनाई और मिथिला नरेश को सुनाने के लिए दरबार में गए। महाराज ने हमें मिलने का अवसर तो दे दिया, मगर कविता सुनने के बाद हमें डांटकर भगा दिया। हम बेहद अपमानित होकर वहां से लौट आए। हम लोगों को एक दरबारी ने बताया कि आप भी कवि हैं और जैसी कविता आप कहते हैं वैसी ही कविता हमने भी की है। आपकी कविता सुनकर आपको महाराज ने पुरस्कृत किया था, जबकि हमारी कविता सुनकर उन्होंने हमें महल से भाग जाने को कहा। उसी दरबारी ने हमें बताया कि आप ही हमारी कविता का भाव समझ सकते हैं और महाराज को हमारी कविता का गूढ़ार्थ समझा सकते हैं। मंत्री जी ने युवकों की बात ध्यान से सुनी। जब दरबारी का प्रसंग आया तो वे उत्सुक हुए और आखिर महाराज के किस दरबारी ने उनके बारे में इन युवकों को जानकारी दी कि वे भी उनके जैसी ही कविता करते हैं। अपनी उत्सुकता शांत करने के लिए उन्होंने युवकों से पूछा, वह दरबारी कौन था? युवकों ने बताया, हमने तो उसका नाम नहीं पूछा। हाँ, वह विचित्र ढंग से पगड़ी बांधे हुए था। पगड़ी से उसकी एक आंख छुपी हुई थी। मंत्री जी समझ गए कि इन युवकों को काना नाई ने उनके पास भेजा है। काना नाई महाराज के अन्य दरबार में से था, जो उन महत्वाकांक्षी दरबारियों की चौकड़ी में शामिल था जो अन्य मंत्री से मिलते थे तथा उन्हें नीचा दिखाने का कोई अवसर खोना नहीं चाहते थे। मंत्री जी समझ गए कि जरूर इन युवकों की कविता में कोई ऐसी बात है जो अशोभनीय है, अन्यथा काना नाई उन्हें इस तरह उत्प्रेरित कर उनके पास नहीं भेजता। उन्होंने युवकों से कहा,
मुझे तुम लोग विस्तार से बताओ कि तुम लोगों ने मिलकर कविता कैसे लिखी और तुम्हारी कविता क्या है। युवकों में से एक ने कहा, मंत्री जी, अब तो कविता पढ़ने का हौसला भी जा रहा है। कहाँ हमने सोचा था कि कविता सुनाने के बाद महाराज से कोई इनाम मिलेगा। उसे ले जाकर अपने माता पिता को देंगे ताकि वे समझ सकें कि हम भी कुछ कर सकते हैं। हम निखट्टू नहीं हैं, हमारी भी कोई पहचान है। मंत्री जी ने उसे बीच में ही टोक कर कहा, यह सब रहने दो, कविता सुनाओ। तब युवकों में से एक ने कहा, पंडित जी, जब हम लोग महाराज के दरबार के लिए अपने गांव से निकले तो रास्ते में एक गूलर का पेड़ मिला और मैंने एक गूलर पेड़ से टूटकर गिरते देखा। तब कविता की पहली पंक्ति बनाई, पककर गूलर गिर गयो। दूसरे युवक ने कहा, और मंत्री जी, मैंने राह में एक पीपल का पेड़ से पत्ते तोड़कर ले जाती एक महिला को उसी समय देखा तो अनायास ही मेरे मुंह से यह पंक्ति निकली, लायो पीपर नारी। तीसरे युवक ने कहा, मंत्री जी, मैंने जामुन का एक पेड़ देखा जिस पर अगणित जामुन फले हुए थे, तो मैंने कविता की तीसरी पंक्ति बनाई, जामुन अनंत न पाइयो। अब चौथे युवक की बारी थी। उसने मंत्री जी से कहा, हम लोग थोड़ी देर और बढ़े तो देखा कि कुछ बच्चे खेलते खेलते झगड़ने लगे। तब मैंने कविता की अंतिम पंक्ति जोड़ी, बरबस ठानो रारी। और इस तरह उनकी कविता पूरी हुई। पककर गूलर गिर गयो, लायो पीपर नारी, जामुन अंत न पायो, बरबस ठानो रारी। मंत्री जी समझ गए कि काना नाई ने उनका उपहास उड़ाने के लिए ही इन युवकों को उनके पास भेज दिया है। उन्होंने मन ही मन सोचा कि ऐसे तो ये युवक मूर्ख हैं, किंतु उनके मन में अपने माता पिता को प्रसन्न करने की इच्छा है। इस इच्छा के कारण ही वे महाराज के दरबार में कविता सुनाने चले आए। दूसरी तरफ काना नाई उनसे जलता है तथा उनका मजाक उड़ाने के लिए इन युवकों को उनके पास जाने के लिए प्रेरित किया है। उन्होंने मन में ठान लिया कि वे इन युवकों को महाराज से पुरस्कार दिलाकर ही रहेंगे। वे अपने साथ उन युवकों को लेकर दरबार में पहुंचे। महाराज ने जब दरबार में युवकों को देखा तो वे आग बबूला हो गए और डांटते हुए बोले, अरे, तुम लोग फिर यहाँ आ गए। मंत्री जी ने विनम्रता पूर्वक हस्तक्षेप किया, महाराज, इन कवियों को मैं लेकर आया हूँ आपके पास। जिस समय मंत्री जी यह बात कर रहे थे उस समय उनकी दृष्टि काना नाई पर टिकी हुई थी। मंत्री जी ने मुस्कुराते हुए फिर कहा, महाराज, मैं तो इन युवकों की चौपाई सुनकर विस्मित सा रह गया। मुझे आश्चर्य है कि इतनी कम उम्र में इन युवकों ने 4 पंक्तियों में संपूर्ण रामायण की रचना कैसे करी। ये तो चौंकाने वाली बात है। महाराज के मुंह से निकला, जी हाँ महाराज, संपूर्ण रामायण। यदि आप अनुमति दें तो इन युवकों की लघु किंतु महानतम रचना आपको सुनवाऊं। मंत्री जी ने महाराज से कहा। महाराज ने अनुमति दे दी। पूरे दरबार में उत्सुकता पैदा हो चुकी थी। युवकों ने बारी बारी अपनी अपनी रचना दरबार में सुनाई। पककर गूलर गिर गयो, लायो पीपर नारी, जामुन अनंत न पायो, बरबस ठानो रारी। महाराज की समझ में कुछ नहीं आया। तब उन्होंने मंत्री जी की ओर देखा। मंत्री जी समझ गए कि महाराज उनसे क्या कह रहे हैं।
क्या बकवास कविता है, मंत्री जी ने मुखर स्वरों में कहा। महाराज, ये पंक्तियां सामान्य नहीं हैं, इससे गूढ़तम बातें ध्वनित हो रही हैं। यह तो राम रावण के युद्ध से लेकर उसके परिणाम तक को रेखांकित करने वाली रचना है। पककर गूलर गिर गयो, वस्तुतः रावण की पत्नी मंदोदरी का विलाप है। करुण रस का ऐसा वर्णन किसी अन्य पंक्ति में कहाँ। इस पंक्ति में कवि कहता है कि संपूर्ण सोने की लंका, जो रावण के अभिमान का प्रतीक थी, पके गूलर की तरह धराशाही हो गई। लायो पी पर नारी, मंदोदरी के रुदन में यह ध्वनित हो रहा है कि पी यानी मंदोदरी का पिया, पति अर्थात रावण, पर नारी अर्थात राम जी की पत्नी सीता को ले आया, जिसके कारण लंका का विनाश हुआ। जा मन अंत न पायो, मैं भगवान श्री राम का यशोगान है कि हे मन, राम तो भगवान हैं, अनंत हैं, उनके सामर्थ्य को भला कैसे जाना जा सकता है। और महाराज, कविता की अंतिम पंक्ति का अर्थ तो अब बिल्कुल साफ हो गया कि मंदोदरी विलाप करते हुए कहती है कि जिस परमेश्वर राम के मन की शक्ति की थाह कोई नहीं ले सकता, उससे उसके पति रावण ने बरबस दुश्मनी मोल ले ली, जिसका नतीजा हुआ कि वह आज अपने समस्त ऐश्वर्य के साथ ध्वस्त हो गया। महाराज, उस कविता से तो नहीं, बल्कि मंत्री जी द्वारा की गई विद्वतापूर्ण विवेचना से प्रभावित हुए। उन्होंने यह भी समझ लिया कि मंत्री जी इन युवकों की मदद करना चाहते हैं। इसका अर्थ है कि उन्होंने इन युवकों में कोई अच्छी बात जरूर देखी है, अन्यथा वे इन्हें लेकर दरबार में नहीं आते। ऐसा विचार कर महाराज ने युवकों को उचित इनाम दिया। इनाम पाकर चारों युवक प्रसन्न हुए और दरबार से विदा होते समय इन युवकों ने जब मंत्री जी का चरण स्पर्श किया, तब मंत्री जी ने आशीष देने की शैली में कहा, जाओ, इनाम में मिली धनराशि अपने माता पिता को देकर प्रसन्न करो। अब घर जाकर कुछ काम की बातें सीखो, कविता से रोजी रोटी नहीं मिलती। युवकों के जाने के बाद मंत्री जी ने काना नाई की तरफ भरपूर दृष्टि डाली और मुस्कुराते हुए अपने आसन पर विराजमान हो गए।